बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें हम एक डबल स्ट्रैंडेड पेरेंट डीएनए से दो डबल स्ट्रैंडेड डॉटर डीएनए को सिंथेसाइज कराते हैं। इसके लिए 3 मॉडल को प्रेजेंट किया गया है। पहला है कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल का ये कहना है कि जैसे एक पेरेंट डीएनए है, बिल्कुल उसको कॉपी करते हुए, उसको देखते हुए बिल्कुल उसके जैसे एक डॉटर डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए का कंजर्व रहता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? ये डीएनए का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये जब दो स्ट्रैंड आपस में मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, तो हम कहते हैं कि ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहता है? इसके मुताबिक ये है कि अगर ये एक पेरेंट, ये आप यहाँ से देखें, अगर ये एक पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है तो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कंजर्व रहेगा। और बिल्कुल इसको देखते हुए कम्प्लीमेंट्री जो बेसिस हैं इसके साथ अटैच होके बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं और इसे दो डॉटर स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट करा देते हैं। और डिस्पर्स मॉडल का ये कहना है कि पेरेंट डीएनए बिल्कुल डिस्पर्स हो जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, और फिर पेरेंट और डॉटर डीएनए दोबारा से सिंथेसाइज होते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ठीक है, वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। इससे पहले हम डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर देखेंगे और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को इसके अंदर एक्सेप्ट किया जाता है, वो हम देखेंगे ई कोलाई के अंदर। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? टोटल 8 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप के अंदर दोनों जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होगा, यानी कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो सेपरेट होंगे या मेल्ट होंगे। सेकेंड के अंदर अब जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 2 स्ट्रैंड थे और वो अब सेपरेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगी। थर्ड के अंदर अब हमने देखना है कि डायरेक्शन और रेप्लिकेशन क्या होगी। एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। मतलब जो डीएनए ये रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जिसकी यहाँ पे सिंथेसिस हो रही हो, इस एंड से यहाँ सिंथेसिस हो रही हो, यहाँ न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जा रहे हो, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड। और अगर इस डायरेक्शन के अंदर उसकी सिंथेसिस हो रही हो कि यहाँ से न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जा रहे हो, तो लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। मतलब यहाँ पे हम डायरेक्शन और रेप्लिकेशन देखेंगे। उसके बाद हम अब रेप्लिकेशन को अगर हमने स्टार्ट करना है, रेप्लिकेशन फॉर्क में हमने स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे हमें प्राइमर ऐड करना पड़ेगा। प्राइमर क्या होता है? ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तकरीबन 10 या 20 आरएनए न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है जो ऐड करना पड़ता है, तभी इस पर जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मेक करता है और इसके आगे सिंथेसिस कराता है। उसके बाद ये पहले प्राइमर ऐड किया, उसके बाद इसकी एलोंगेशन होगी, यानी कि फिर डीएनए न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। उसके बाद अब ये अगर कंप्लीट हो गया तो हमें यहाँ पे प्राइमर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो डीएनए सिंथेसाइज करना है। तो यहाँ पे जो है वो प्राइमेज एंजाइम आएगा या डीएनए जी एंजाइम आएगा, इसको रिमूव करेगा प्राइमर को। फिर गैप फिलिंग होगी इसकी, और फिर इनको आपस में मिलाया जाएगा। जो दरमियान में जो निक क्रिएट हो जाएगा उसको मिलाने के लिए डीएनए लाइगेज आएगा, और एंड पे टर्मिनेशन जो कि टर्मिनल साइट पे होगी। ये एक जनरल ओवरव्यू था कि कैसे डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स हैं। आगे हम उनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब डीएनए की मेल्टिंग या फिर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड की सेपरेशन देखने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देख लेते हैं। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसे ORIC भी कहते हैं। यहाँ पे 245 टोटल न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं। पहले ये वाली साइट की बात कर लेते हैं, जिसे DNA बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? 9 बेस पेयर्स के 4 सीक्वेंस यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पर भी 9 बेस पेयर, 9 बेस पेयर, 9 बेस पेयर और 9 बेस पेयर, ये 4 सीक्वेंसेस होते हैं 9 बेस पेयर के। ये जो है एक्चुअली रिकॉग्निशन करते हैं। जब यहाँ पे हम देखेंगे इंजाइम्स आएंगे, प्रोटीन्स आएंगे, तो ये रिकॉग्निशन के अंदर हेल्प करते हैं। उसके बाद जो है 13 बेस पेयर के 3 सीक्वेंस अपस्ट्रीम मौजूद होते हैं। ये ओरिजिनल एप्लीकेशन है, तो उसके अपस्ट्रीम जो है वो 13 बेस पेयर के सीक्वेंस मौजूद होंगे। और यहाँ ये 80 यानी 80 रिच सेगमेंट होते हैं, मतलब एडेनिन और थायमिन यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। अब इनका क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि हमें पता है एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ से इसको क्लीव करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की निस्बत 2 को ब्रेक करना ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे 80 रिच सेगमेंट होते हैं, ताकि यहाँ आराम से हम जो है वो इनको आपस में मेल्ट कर सकें, सेपरेट कर सकें। अब DNA बॉक्स जो हमने इस वाले रीजन को कहा है, यहाँ पे DNA प्रोटीन आती है और यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। जब ये यहाँ पे एक्यूमुलेट होगी तो ये टर्न होना शुरू हो जाएगा। जब ये टर्न होगा, जब ये वाला पूरा मॉलिक्यूल यू टर्न होना शुरू होगा, ये स्ट्रक्चर पूरा टर्न होगा, तो जो ये वाला रीजन है जो हमने अपस्ट्रीम कहा था, जिसे एक्चुअली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा था,
उसके अंदर टेंशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी इसकी वजह से। जब इसके अंदर टेंशन सुपर कॉइलिंग क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, यहाँ सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, तो तब यहाँ पे एक DNA B प्रोटीन आती है। ये जो है यूँ फ्लावर शेप होती है, ये 6 है पूरे, यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती है। तो वो यहाँ पे आती है और जो ये सुपर कॉइलिंग की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे आके वो यूँ ऐसे लग जाती है। ठीक है, बाकी मैं एनिमेशन से दिखाऊंगी किस तरह से होता है, यहाँ पे बताना जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आ जाती है और इस साइड पे वो आगे मूव करना शुरू होती है, जो दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं उनको ब्रेक करती जाती है। अब DNA B जो है वो खुद ब खुद यहाँ पे अटैच नहीं होती, बल्कि इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ DNA C प्रोटीन भी होती है, जो कि इसे यहाँ पे अटैच करने में हेल्प आउट करती है। देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया सर्कुलर DNA हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये ओरिजिनल रेप्लिकेशन है जिसमें 245 बेस पेयर्स मैंने कहा था होते हैं। यहाँ पे DNA A प्रोटीन आई है, साथ में उसकी ATP ने हेल्प किया यहाँ पे अटैच होने के अंदर। अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था 9 बेस पेयर्स वाले 4 सीक्वेंस थे, ये उन पे जाके ये चारों अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे अटैच होगी। इसकी वजह से यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होगी। अब इस टेंशन के नतीजे में ये जो 13 बेस पेयर वाले सीक्वेंस थे, देखिए यहाँ पे ये लूप करेगा। अभी यहाँ पे इसकी लूपिंग हो गई। उसके बाद ये जो 13 बेस पेयर वाला सीक्वेंस है, ओरिजिनल एप्लीकेशन जिसको हमने असल में कहा था, वो यहाँ पे अब हमें मिल गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये DNA B, जिसे DNA हेलिकेज कहते हैं, वो यहाँ पे आएगा, और DNA C, ये दोनों इसकी तरफ आएंगे। DNA C जो है वो DNA B को इसके साथ अटैच होने में हेल्प करता है। DNA B को, यानी कि ये जो रेप्लिकेशन ओरिजिन बन गया, ORIC बन गया, इसके साथ इसको अटैच करने में ये हेल्प करेगा। जब ये अटैच हो जाएंगे तो ये जो ब्लू कलर वाले हमें ऊपर लोडर्स नज़र आ रहे हैं, ये लोडर्स यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ से लोडर्स रिलीज़ हो गए हैं। अब ये यहाँ पे अटैच हो गए हैं, एक स्टैंड से ये और दूसरे स्टैंड से ये। उसके बाद ये ओपन अप होगा, सीधा हो जाएगा। यहाँ पे अब 2 रेप्लिकेशन फॉर्क्स हमें नज़र आ गई हैं। उसके बाद ये स्ट्रक्चर, ये जो यहाँ पे आए थे, ये रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। फिर DNA प्राइमेज यहाँ पे आएगा। DNA प्राइमेज का काम होता है, इसने यहाँ पे RNA प्राइमर सिंथेसाइज करना होता है, जिसमें 10 to 12 या 20 तक भी न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग ये हो सकता है। यहाँ पे RNA प्राइमर बनाया है इसने। RNA प्राइमर की खासियत होती है कि यहाँ पे ये जो यानी कि उसमें ये होता है कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके एंड पर होता है। उस पर फिर अब ये यहाँ पे अब RNA सेगमेंट लगे हुए हैं, RNA प्राइमर लगा हुआ है, हमने उसको रिमूव करना है। पहले RNase H आएगा, यहाँ पे आके उसने उसको रिमूव कर दिया, RNA सेगमेंट जो यहाँ पे लगा हुआ था। उसके बाद सेकेंडली यहाँ पे DNA पॉलीमरेज 1 आएगा, और DNA पॉलीमरेज 1 जो है यहाँ पे आके डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे अटैच कर देगा, यानी कि अब RNA की जगह DNA यहाँ पे लग चुका है। बस यहाँ पे एक हल्का सा निक रह गया है, उसको फिल करने के लिए DNA लाइगेज आएगा, और जो इसका 5 हाइड्रोक्स फॉस्फेट एंड होगा उसको जो है राइबोज के 3' एंड से जोड़ देगा। इस तरह से पूरा बन जाएगा।